हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम के लिए आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी। ठीक है, सो ये एक उसका मैराथन सेशन है। यहाँ पे अपन उसकी पूरी थ्योरी है उसको रिवाइज करेंगे। सो एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट अप्रोच वाला सेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला सेशन है। कहने का मतलब ये है कि पूरा एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है। प्रीवियस लेक्चर्स के लिए आप जो अपनी प्लेलिस्ट है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, ठीक है, आपको मोलिकुलर बायो, सेल बायो, टूल एंड टेक्निक्स, टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, सारे वीडियो आपको अपने जोन ऑफ लाइफ साइंस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। सो आरडीटी ये सेशन है, इसको आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे लास्ट में अपन एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ से अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो वन बाय वन करके अपन यहाँ पे पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी हो तो अपना जो जोन ऑफ लाइफ साइंस चैनल है, सॉरी ऐप है, जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपके टॉपिक वाइज और फुल एंड टेस्ट दोनों अवेलेबल है। सो आरडीटी की अगर अपन बात करें शॉर्ट में, आरडीटी का मतलब ये हो गया कि आपको एक डीएनए बनाना है और वो डीएनए बनाना है दो अलग अलग सोर्स से। ठीक है, आपने मान लो जैसे आपके पास एक सोर्स ए है और एक सोर्स बी है। इन दोनों का जो आपने डीएनए लिया और उसको रिकॉम्बिनेंट मतलब आपस में कंबाइंड करके जो नया डीएनए बनाया उसको आपने नाम दे दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या आपने उसको बोला आरडीएनए। आरडीएनए काम आता है आपके काफ़ी सारी एग्रीकल्चर्स के अंदर, आपके इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी जो टेक्निक्स है वहाँ पे आरडीटी का बेनिफिशियल रोल रहता है। सो आपके सिलेबस के अंदर आरडीटी मेंशन किया हुआ है। सो आरडीटी के अंदर अपने को पूरे एंजाइम देखने हैं, कौन से क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, स्टेप्स क्या हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे अपने को डिस्कस करनी है वन बाय वन करके। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसके टाइप कितने हैं, यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। सो पहला अपने को ये है रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है, इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं डीएनए फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स। ठीक है, जो अलग अलग सोर्स से आपने डीएनए को मिक्स किया, उसके बाद जो नया डीएनए बना उसको आपने नाम दिया आरडीएनए। और ये पूरी जो टेक्नोलॉजी है इसको अपन कंसिडर करेंगे आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये इतनी सिंपल तो है नहीं, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन मेजर बनते हैं, एक तो वेक्टर से बनते हैं, एंजाइम से बनते हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। जो अपनी चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है वो एक तो ये है यहाँ पे कि जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो किसी स्पेसिफिक साइट पे कट लगाते हैं डीएनए पे, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको देखना है। रिकॉम्बिनेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको बोलते हैं अपन मोलिकुलर सीजर्स। ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम आपको ध्यान रखना है। ये तीन यहाँ के क्या है मेन की पॉइंट होते हैं। इसके अलावा फिर आपका क्लोनिंग वेक्टर जिसको अपन बोल सकते हैं क्या कैरियर डीएनए, और डीएनए लाइगेज को अपन बोलते हैं मोलिकुलर ग्लू, क्योंकि लाइगेज का काम क्या है, दो अलग अलग टुकड़े हैं उनको आपको ऐड करना है, उसको आप नाम दे दिया गया डीएनए लाइगेज, वो एंजाइम हो गया। यहाँ पे अपन पूरी प्रोसेस पे चलने से पहले एक बार जो बेसिक वाली चीज़ें हैं इनको देख लेते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, क्लोनिंग वेक्टर क्या है, उसके बाद में स्टेप देखेंगे अपन। ठीक है, सो पहले अपन बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस टेक्निक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको अपन बोलते हैं मोलिकुलर सीजर्स, आणविक कैंची। इसका काम है कट डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशंस। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन ये बनते हैं कि इस एंजाइम की साइट क्या है, रिकॉग्निशन साइट हमेशा पूछते हैं कि कट कहाँ पे लगाएगा। रिकॉग्निशन जो साइट होती है वो मोस्टली होती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। रिकॉग्निशन साइट्स यूजुअली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, फिर यहाँ से हमेशा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि जो आपके स्टिकी एंड है, ब्लंट एंड है, कैसे एंड है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
सो सिंपल आपको ध्यान रखना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जो डीएनए पे किसी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे कट लगाएंगे, ठीक है। मोस्टली आपको मिलेंगे बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये एक तरह का डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट बैक्टीरियोफाज। इन बैक्टीरिया एज ए डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट वायरस, ठीक है, जो बैक्टीरियोफाज है उनके। यहाँ से जो क्वेश्चन अपने को देखना है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर डिस्कवर किसके द्वारा किया गया। सो डिस्कवर्ड बाय वेर्नर आर्बर, एक तो ये ध्यान रखना है वेर्नर आर्बर। यहाँ पे 3 अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में हैमिल्टन ओ स्मिथ आइसोलेट द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और वो कौन सा था? हाइंड सेकंड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर एक साइंटिस्ट और आपके डेनियल नेथन्स, ठीक है, इन्होंने जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको डीएनए एनालिसिस में यूज़ किया था। यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इन डीएनए एनालिसिस, ठीक है। और इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था 1978 में, ध्यान रखना ये बात। अब बात ये होगी कि जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, कि वो एक तो आपके रिकॉग्निशन जो स्पेसिफिक साइट है उस पर कट लगाते हैं, और वो साइट कौन सी होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात करें वो करेगी आपकी रीड द सेम इन 5 to 3 डायरेक्शन ऑन बोथ स्टैंड, दोनों स्टैंड के ऊपर आपके सेम डायरेक्शन में रीड करेगी। जैसे आपका एक एंजाइम है EcoR1, इसकी जो रिकॉग्निशन साइट है वो है GAATTC। अब पैलिंड्रोमिक देखना इसकी, यहाँ पे आ गया C, यहाँ पे TTAAG, और ये हो गई आपकी पैलिंड्रोमिक। 5 to 3 दोनों में सेम डायरेक्शन में रीड करेगा। ये चीज़ यहाँ से अपने को ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं आपके 3 तरह के, 3 टाइप्स, ठीक है। टाइप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये चीज़ अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। इसको एटीपी चाहिए टाइप फर्स्ट को, रिक्वायर एटीपी, और थर्ड वाले को भी एटीपी चाहिए। और जो मोस्टली यूज होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन आरडीटी, वो होता है आपका टाइप सेकंड। ये ध्यान रखना है। टाइप सेकंड के अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो है आपके EcoR1, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है आपका हाइंड थर्ड, BAMH1, BAMH1, ठीक है। अब इनके नाम भी देख लेते हैं कि इनके नाम कैसे कैसे पड़े हुए हैं। तो ये आपको 5 ध्यान रखने हैं जो टाइप सेकंड के अंदर आते हैं आपके, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ से क्या 2 नाम और आते हैं आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ। एक तो होता है आपका स्टिकी एंड, जो होता है आपका कोहेसिव एंड्स होते हैं, ठीक है। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उन पे ओवर हैंगिंग एंड्स होते हैं, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट्स विथ ओवर हैंगिंग एंड्स, ठीक है। जैसे आपका EcoR1 है, ये स्टिकी एंड कोज करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान। एक आता है ब्लंट एंड, ब्लंट का मतलब होता है जैसे जला हुआ सा लास्ट में, ठीक है। डीएनए विथ, जो डीएनए फ्रेगमेंट है, डीएनए फ्रेगमेंट विथ स्ट्रेट कट्स, यहाँ पे नो ओवरहैंग। जैसे आपका
स्टिकी पे था वैसे यहाँ पे नो ओवरहैंग, ठीक है। और जैसे जी आपका ये वाला है HEE थर्ड वाला, ये ब्लंट एंड कोच करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इनका नाम कैसे पड़ा, ई कैसे दिया, को कैसे आया, आर कैसे आया, तो ध्यान रखना है जो ई नाम है आप हर एंजाइम के अंदर ध्यान रखना, वो होता है पहला जीनस का, जैसे ई कोलाई वाला एस्टीरिया का, फिर आपके CO है वो आपकी स्पीसीज कोलाई, आर होता है वो होता है स्ट्रेन, और आई होता है, सॉरी आई नहीं फर्स्ट है, वो आपकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। सो ये नोमेनक्लेचर आपको यहाँ से ध्यान रखना है सबका। जैसे हो गया EcoR1 का। इसी तरह अगर आप और कोई एंजाइम देखते हैं जैसे हाइंड थर्ड वाला है, ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। अब इन अपन सबको देखते हैं वन बाय वन करके। जैसे यहाँ पे नाम आया था आपका EcoR1, सोर्स हो गया ई कोलाई, ठीक है, स्टिकी एंड बनाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टिकी एंड। फिर आता है आपका हाइंड थर्ड, ये हो गया आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, स्टिकी एंड है। बाम H1 वाला है, इसका आपका बेसिलस एमिलोक्योसिफेंस, ये भी स्टिकी एंड है। फिर आपका HAE थर्ड, हेमोफिलस इजिप्टस, ये है ब्लंट एंड। सो आपको ब्लंट एंड का ध्यान रखना है, HA थर्ड वाला, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। अब यहाँ से आप रिकॉग्निशन साइट भी ध्यान रखना। अगर आपसे EcoR1 की पूछे तो इसकी है GAATTC। अगर आपसे हाइंड थर्ड की पूछे इसकी है AAGCTT, ये इम्पोर्टेंट है। बाम H1 की पूछे ये आपकी GGATCC, ठीक है। और एक आप HAE थर्ड की भी ध्यान रख लेना, मोस्टली यहीं से आते हैं क्वेश्चन, वो आपकी GGCC। सो ये आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको ध्यान रखने हैं, स्पेसिफिक एंजाइम है जो किसी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट है जिसको अपन बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, वहाँ पे कट लगाते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर ध्यान रखना है, काम आते हैं आपके RDT के अंदर, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, स्टिकी एंड कौन सा है, ब्लंट एंड कौन सा है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। अगर पूछे जो आपके हाइंड सेकंड है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपके RDT के अंदर काम आता है क्लोनिंग वेक्टर्स। अभी अपन स्टेप्स पे बाद में चलेंगे, पहले अपन जो टूल्स हैं इसके मेन उसको अपन देख रहे हैं कि आपको कैसे DNA पे कट लगाना है, कैसे आप DNA को लेके जाओगे। सो ये है आपके क्लोनिंग वेक्टर्स जिसको बोलते हैं अपन कैरियर DNA। क्लोनिंग वेक्टर बेसिकली क्या एक तरह का DNA मॉलिक्यूल है जो क्या करते हैं, आपके जो फॉरेन DNA पार्टिकल्स हैं उसको कैरी करते हैं इन होस्ट सेल के अंदर, इसलिए अपन इनको बोलते हैं कैरियर DNA। ये हेल्प करते हैं आपके एक्सप्रेशन के अंदर, रेप्लिकेशन के अंदर, जो आपका इंसर्टेड जीन है उसके लिए। सो इसको कह सकते हैं DNA मॉलिक्यूल यूज्ड टू कैरी फॉरेन DNA इनटू होस्ट सेल। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि एक आइडल क्लोनिंग वेक्टर होता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए कि उसको आप एक सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर बोल सको, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। उसके पास एक तो होनी चाहिए खुद की ओराई साइट। ओराई साइट का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर ओराई साइट नहीं होगी तो वेक्टर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, सो ये ध्यान रखना है। तो जितने कॉपी नंबर होंगे उतने जीन प्रोडक्ट होंगे। दूसरी चीज़ एक होना चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, जो होते हैं मोस्टली आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स।
कौन से होते हैं ये, जैसे आपका एम्पीसाइक्लिन हो गया, AMPR, टेट्रासाइक्लिन हो गया, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, MCS, ठीक है। जिससे क्या होगा, इसको अपन बोलते हैं पॉलीलिंकर, ध्यान रखना, अगर पूछे तो इसको बोल देंगे अपन क्या, पॉलीलिंकर। अगर आपका क्लोनिंग वेक्टर पॉलीलिंकर नहीं है, दैट मीन्स वो नॉट सुटेबल फॉर RDT, ये ध्यान रखना। इससे क्या होगा, आपके जो इंसर्शन है फॉरेन DNA में उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साइज़ ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, स्मॉल साइज, क्योंकि अगर वेक्टर आपका स्मॉल साइज़ का होगा तो मैनिपुलेट के लिए ईजी रहता है थोड़ा, ठीक है। सो ईजियर टू मैनिपुलेट, और रेप्लिकेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। एक उसके अंदर होना चाहिए रिपोर्टर जीन, स्क्रीनिंग के लिए। अगर पूछे कि रिपोर्टर जीन का काम क्या है, स्क्रीनिंग के लिए। अब यहाँ से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्लोनिंग वेक्टर है, सो यहाँ से आप समझ गए। टाइप पहला आता है आपका प्लाज्मिड वेक्टर, जो सबसे कॉमन है, प्लाज्मिड वेक्टर मोस्ट कॉमन, वो सबसे इम्पोर्टेंट। किसके अंदर होगा, बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA इन बैक्टीरिया। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ईजी मैनिपुलेट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो PBR 322 जो अपन पढ़ते हैं, और एक आता आपका PUC 18 और PUC 19, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। PBR जो 322 है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसकी साइज़ का हमेशा क्वेश्चन आता है, वो होती है आपकी 4361 बेस पेयर। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम के अंदर, सो इसको आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। PBR 322 है, उसकी साइज़ है 4361, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बेस पेयर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा था आपके बैक्टीरियोफाज वेक्टर, जिसको आप बोल सकते हो लैम्डा फेज, ठीक है। जो आपके प्लाज्मिड था उससे थोड़ा ज़्यादा ही DNA कैरी कर सकता है, इसकी जो कैपेसिटी है DNA कैरिंग की वो है अप टू 20 kb, ठीक है। फिर आता आपका कोस्मिड, हाइब्रिड वेक्टर है। क्या होगा इसके अंदर, प्लाज्मिड DNA, हाइब्रिड इसलिए प्लाज्मिड DNA प्लस कोसाइट ऑफ लैम्डा फेज, कोसाइट ऑफ लैम्डा फेज, ठीक है। लार्ज DNA कैरी करेगा, कैपेसिटी इसकी 35 to 45 kb। आपको साइज़ को ध्यान रखना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, जो कैरिंग कैपेसिटी इनकी DNA को लेके जाने की। फिर आता आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। ये लार्ज DNA है, ठीक है, जो आपका डिराइव्ड होता है फ्रॉम ए प्लाज्मिड, स्टेबल है, कैरी करता है अप टू 300 kb। क्वेश्चन पूछे कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज़ होता है वो कौन सा है, तो बेक यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। लास्ट आता आपके याक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। सी का मतलब यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम। इस सेल के अंदर, इसके अंदर आपका टीलोमेयर है, सेंट्रोमियर है, ये करता है आपका अप टू 1 MB, ठीक है। सबसे लार्ज DNA, वेरी लार्ज DNA। सो अगर आपसे पूछे कि जो लार्जेस्ट DNA कैरिंग कैपेसिटी है वो किसकी है, सो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, लार्जेस्ट DNA कैरिंग कैपेसिटी। प्लांट वेक्टर का पूछ ले, सो तो आपका TI प्लाज्मिड कहाँ से मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमिफेसेंस, ठीक है, जो प्लांट्स वगैरह में काम आता है। एनिमल वेक्टर में फिर आपका रेट्रोवायरस है, एडिनोवायरस है, एडिनोवायरस, रेट्रोवायरस, ठीक है। सो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन जो बनता है हमेशा वो स्क्रीनिंग से बनता है, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, ध्यान रखना, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि रिकॉम्बिनेंट हुआ या नहीं हुआ उससे पता लगता है। सो अगर आपके पास ब्लू कॉलोनी आ रही है, कैसी कॉलोनी, ब्लू कॉलोनी है, ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, ब्लू कॉलोनी लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ब्लू कॉलोनी है मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। अगर आपके पास वाइट कॉलोनी आ रही है सो दैट मीन्स वो रिकॉम्बिनेंट है। सो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। किस में यूज़ किया जाता है, लेक जेड जीन यूज़ किया जाता है यहाँ पे, लेक जेड जीन, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो प्लाज्मिड है आपका अप टू 10 kb कैरिंग कैपेसिटी, प्लाज्मिड 10 kb, लेमडा फेज 20 kb, कोसमिड 45 तक 45 kb, बैक 300, और जो ईस्ट आर्टिफिशियल वाला है वो आपका 1 MB। सो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सो ये अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में हमेशा। अब चलते हैं अपन स्टेप्स पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टेप्स इन RDT कि कौन सी स्टेप होती है, ठीक है। सो देखो, पहली होती है यहाँ पे आपको जो जेनेटिक मटेरियल है उसको आइसोलेट करना है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स DNA, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सो आपका जो प्योर DNA है, लाइक आपका प्रोटीन्स है, RNA है, वहाँ से आपको उसको ऑब्टेन करना है। सोर्स यहाँ पे हो सकता है आपका बैक्टीरिया हो, जिस पे आप काम करो, चाहे बैक्टीरिया हो, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, ठीक है। सेल को क्या करेंगे, पहले उसको सेलाइज करेंगे, ठीक है, उसको ब्रोकन करेंगे, सेलाइज्ड। डिटर्जेंट यूज़ करेंगे, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डिजोल्व करने के लिए, डिटर्जेंट टू डिजोल्व मेम्ब्रेन। प्रोटीन रिमूव करने के लिए प्रोटीएज यूज़ करेंगे, प्रोटीएज फॉर प्रोटीन रिमूविंग, फॉर प्रोटीन रिमूव। RNAs क्यों यूज़ करेंगे, RNA हटाने के लिए, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। DNA को सेपरेट किया जाता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है यहाँ से। तो पहला हो गया आपका आइसोलेशन। फिर आता है आपको DNA आपने ले लिया, उसकी कटिंग करना, कटिंग या रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ठीक है। पर्पज़ क्या है, कट करना आपको, क्या फॉरेन DNA कट और वेक्टर DNA उसको कट करने के लिए क्या यूज़ लेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो अभी अपन ऊपर बात करके आए हैं, ठीक है। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, ब्लंट और स्टिकी एंड बनेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मोस्ट कॉमनली यूज होता है टाइप सेकेंड। जैसे आपने कट कर दिया उसके बाद में आपको एम्पलीफाई करना है जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दैट मीन्स PCR, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। सिंपली वी कैन से PCR। क्यों करना है, मेक मैनी कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन, PCR में आपका टेक पॉलीमरेज यूज आता है, ये पता ही है। टाइम मिला तो एक वीडियो में PCR पे भी डाल दूंगा एग्जाम के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आपकी डीनेचुरेशन स्टेप है, अनिलिंग है। PCR में आपको ध्यान रखना है डीनेचुरेशन का टेम्परेचर कितना होता है, 94 to 98 डिग्री सेल्सियस, अनिलिंग 50 to 65,
54 देखते हैं वैसे अपन इसको, एक्सटेंशन, ठीक है, 72 डिग्री सेकेंड। सो ये तो पीसीआर का अलग टॉपिक है। एम्पलीफाई का मतलब हो गया आपको पीसीआर से जो डिजायर्ड जीन है उसकी खूब सारी कॉपी बनाना। फोर्थ स्टेप आती है आपकी लाइगेशन ऑफ डीएनए, जो फ्रेगमेंट है उसको वेक्टर के अंदर डालना है, ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इन वेक्टर। क्यों? क्योंकि आपको ज्वाइन करना है क्या, ज्वाइन टू फॉरेन एंड वेक्टर डीएनए। क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, डीएनए लाइगेज, ठीक है, जिससे आपका क्या बनता है लास्ट में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना कि डीएनए लाइगेज जैसा क्या काम करता है। सो डीएनए लाइगेज बनाता है, डीएनए लाइगेज फॉर्म फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो आपके टूटे हुए एंड्स आपके पास टुकड़े हैं वहाँ पे क्या बनाता है उनके बीच में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपने डीएनए को लाइगेट किया उसके बाद में आपको होस्ट सेल के अंदर डालना है, दैट मीन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स इंट्रोडक्शन इन होस्ट सेल, दैट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ, जो आपके पास आरडीएनए बन गया, ट्रांसफ़र ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। और कॉमन होस्ट क्या होता है ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ई कोलाई, क्योंकि अपन मोस्टली जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ई कोलाई पे करते हैं, ठीक है। अब इसके मेथड है ट्रांसफ़र करने के। मेथड हो सकता है इलेक्ट्रोपोरेशन हो, इलेक्ट्रोपोरेशन भी यूज़ करते हैं अपन, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन भी, हीट शॉक मेथड भी, और अगर प्लांट्स की बात है तो जीन गन यूज़ करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लांट्स के लिए कौन सा मेथड यूज़ करोगे आप ट्रांसफॉर्मेशन में, देन योर आंसर विल बी जीन गन इन यूज इन प्लांट्स एज इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट सेल। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नंबर 6 जो स्टेप आती है वो होती है आपकी सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल। जो अपन ने बात की थी कि कॉलोनी कौन सी आ रही है, रिकॉम्बिनेंट हुआ या नहीं हुआ, उसका पता लगाने के लिए। सो आइडेंटिफाई सेल्स containing रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे जो मेथड है वो काम आता है एंटीबायोटिक सिलेक्शन, एंटीबायोटिक सिलेक्शन मेथड, ठीक है, क्योंकि जो ओनली ट्रांसफॉर्म सेल होगी वही सर्वाइव होगी वहाँ पे, ठीक है। इसलिए वाइट है दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट है, ब्लू है दैट मीन्स नॉन रिकॉम्बिनेंट है। लास्ट आता है आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंसर्टेड जीन्स, जो आपने जीन इंसर्ट किया है वहाँ से फिर आपको जो डिजायर्ड प्रोटीन्स वगैरह है वो बनानी है, प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोटीन्स, लाइक आपका इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन्स है, उन सब के अंदर, ठीक है। सो आपको अगर यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के दूँ कि पहली होगी आपकी आइसोलेशन, कटिंग मतलब जिसको डाइजेशन बोलोगे रेस्ट्रिक्शन वाला, एम्प्लीफिकेशन पीसीआर, लाइगेशन लाइगेज एंजाइम के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन, सिलेक्शन, एक्सप्रेशन, ठीक है। सो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। सो ये एक आरडीटी की एक पूरी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है इसकी, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। सो यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ध्यान रखना है, वो बता दिया मैंने आपको, क्लोनिंग वेक्टर्स का ध्यान रखना है, प्रोसेस ध्यान रखनी है। सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो आपने दो अलग अलग सोर्स से डीएनए लिया उसको रिकॉम्बिनेंट करने के लिए, एक नया डीएनए बनाने के लिए आपको वेक्टर्स चाहिए, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए जो कट लगाएंगे डीएनए पे। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि फाइनल प्यूरिफिकेशन स्टेज कौन सी होती है, फाइनल प्यूरिफिकेशन स्टेप इन आरडीटी,
आपका आंसर होगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के लिए आप जो यूज़ करोगे वो जीन कौन सा है? ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करोगे क्या? लेक जेड जीन। अगर पूछे कि मोस्ट कॉमन होस्ट कौन सा है, मोस्ट यूज्ड होस्ट इन आरडीटी, तो आपका आंसर होगा ई कोलाई। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में हमेशा, इसलिए ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखना है कि आरडीटी का काम क्या है, कहाँ जरूरत पड़ती है, एप्लीकेशन ऑफ आरडीटी। ठीक है, मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन के अंदर लाइक आपको जो प्रोटीन बनानी है, प्रोड्यूस थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स, यहाँ से ध्यान रखना। अगर पूछे फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन हार्मोन, देन योर आंसर विल बी इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन है जिसको अपन बोलते हैं ह्यूमिलिन। ठीक है, फिर आपको चाहे इसके अंदर और बना सकते हो आप, इंटरफेरॉन बना सकते हो। ठीक है, जो एंटीवायरल प्रोटीन्स होती है, इंटरफेरॉन दैट मीन्स एंटीवायरल प्रोटीन्स। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन बना सकते हो, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स बनाने हो। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन हार्मोन है, योर आंसर विल बी ह्यूमन इंसुलिन दैट मीन्स ह्यूमिलिन। वैक्सीन बनाने में काम ले सकते हो आरडीटी, वैक्सीन के लिए। ठीक है, जो आपकी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, ध्यान रखना। ठीक है, जीन थेरेपी में जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उनको सही करने के लिए, ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे आपका एग्जाम्पल एडीए डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। डिजीज डायग्नोसिस वगैरह के लिए एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे आपका बीटी कॉटन है। ठीक है, कहाँ से मिलता है आपको? बेसलेस थ्योरीजेनेसिस से, और वो रेजिस्टेंस किस में होता है? रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखने हैं। गोल्डन राइस हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आरपीएससी में। गोल्डन राइस क्या होता है? इसके पास कंटेंस जीन फॉर विटामिन ए प्रोडक्शन। ठीक है, बाकी फिर आपके इंडस्ट्री के अंदर यूज आती है आरडीटी। इंडस्ट्री के अंदर चाहे आप एंजाइम बनाओ, एंटीबायोटिक्स बनाओ, ठीक है, बायोफ्यूल बनाओ, उन सब के अंदर आपकी यूज़ होती है क्या? आरडीटी। बायो रेमिडेशन के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, जिससे आप पोल्यूटेंट्स रिमूव करने हो, टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको रिमूव करने हो, बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़। ठीक है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, उनको यूज़ किया जाता है बायो फर्टिलाइज़र, जिससे आपकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है फोरेंसिक साइंस के अंदर। सो बाकी सिंपली आप ये कह सकते हो मेडिकल के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, सब के अंदर ये यूज़ होता है आरडीटी। अब यहाँ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है, इनको नोट कर लेना, जो अभी तक पढ़ा है उससे पूरा रिवीजन करके। ठीक है, ध्यान रखना है। नोबेल प्राइज़ जो 3 साइंटिस्ट बताए थे उनको कब मिला था? नोबेल प्राइज़ 1978। नाम पूछे आर्बर, स्मिथ और नाथन्स। इको कार्बन बनाता है आपके स्टिकी एंड, जहाँ पे ओवरहैंगिंग होती है। एच ए ई थर्ड ये बनाएगा आपके ब्लंट एंड।
अगर पूछे आपसे क्लासिक प्लाज्मिड वेक्टर, सॉरी PBR 322 जिसका साइज़ है 1361 बेस पेयर, 4361 बेस पेयर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर पूछे आपको PBR 322 के अंदर सेलेक्टेबल मार्कर कौन से हैं, ठीक है, सो एक तो है आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ AMPR, आर का मतलब है रेजिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। PBR 322 के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और आपका टेट्रासाइक्लिन है, ध्यान रखना है। लार्जेस्ट क्लोनिंग वेक्टर, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन सा यूज हुआ था, ठीक है, बेक वाला, ये ध्यान रखना आपको। सबसे इम्पोर्टेंट साइट ध्यान रखनी है, EcoR1 की है GAATTC हाइंड थर्ड, AAGCTT बाम H1 की GGATCC, HAE थर्ड की पूछे GGCC, ये ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनिंग के लिए आपको लेग जेड जीन बता दिया, ध्यान रखना है, ठीक है। वाइट है कॉलोनी तो रिकॉम्बिनेंट, ब्लू है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी सारी चीज़ आपको पहले बता दी, ठीक है, साइज़ वगैरह आपकी प्लाज्मिड की, लेमडा फेज कोस्मिड। सो दैट मीन्स आपको RDT के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी इस वीडियो के अंदर बता दी है। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, वहाँ से पूरा सोर्स आपको वीडियो में दे दिया है रिवीजन के तौर पे। सो RDT का ये पूरा एक समरी सेशन हो गया है, मैराथन पूरी क्लास हो गई है। टेस्ट सीरीज़ अभी भी आपको ज्वाइन करनी है, अभी भी आपके पास टाइम है। जोन ऑफ लाइफ साइंस जो अपना ऐप है, प्ले स्टोर पर जाके आप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।